Hello everyone. Welcome to Legal Desk at GNRSAR. I'm your host Kaju Pundi and welcome to episode 2 of Inside GNRSAR. Today we have with us Dr. Gaurav Vaishnav from Aligarh Muslim University. Sir, स्वागत है आपका Inside GNRSAR में. बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और उसके लिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट बहुत जल्द बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल करे और देश को उत्तम विधि विभाग में और लीगल शिक्षा में आगे बढ़ाए। थैंक यू सो। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी डॉक्टर गौरव वाश को 14 साल का एक्सपीरियंस है अभी तक एंड ही इज सीनियर ग्रेड थर्ड लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, तो ग्रेटर नोएडा अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। आज हम बात करेंगे ई कॉन्टैक्ट्स के बारे में, हैंडशेक्स टू ई कॉन्टैक्ट। आज ही हमने एक गेस्ट लेक्चर जो सर के साथ किया है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो बहुत अच्छी इंसाइट्स के साथ और बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिली है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को गियर अप किया है, जिसमें हमारी बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिले हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम एक यूट्यूब पे यहाँ पे आपके साथ एक आउटरीच में शेयर करना चाहते हैं, ताकि हमेशा के लिए हमारे साथ बन सर। तो हम अगर बात करें ई कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो व्हाट एग्जैक्टली इज ई कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट आज के बदलते टाइम में डिजिटलाइजेशन में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं? बट पहले की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आमने सामने बैठ के दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करते थे और उसके बाद जो कुछ उसमें होता था तो दोनों व्यक्तियों की स्वीकृति एक साथ होती और वो रिटन फॉर्म में होता था, सामने बैठ के हस्ताक्षर होते थे और विटनेसेस होते थे। जैसे जैसे वक्त बदला हम चीज़ें बदलने लगे। अब हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जब भी हम कोई कार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं तब हम लोग फिजिकली सामने प्रेजेंट नहीं होते और फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते तो हम लोग डिजिटली मोड में या इलेक्ट्रॉनिकली मोड में एक दूसरे के सामने होते हैं। बस उसमें एक परेशानी ये होती है कि जब हम ई कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे तो एक पार्टी के पास तो पूरे चांस होते हैं कि वो जो बात अपनी मनवाना चाहती है वही बात मानी जाए और दूसरी पार्टी सिर्फ उस बात को एक्सेप्ट करे, क्लिक करे, एग्री करे और वो आगे हो जाए। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में पर एक और फ़ायदा ये है कि व्यक्ति का समय बचता है, उसे जाना नहीं, कहीं आना नहीं, उसको उसके घर पर, उसके आस-पास की क्षेत्र में उसको सारी चीज़ सुविधाएँ मिल जाती हैं। लेकिन उसको जो सुविधा नहीं मिलती, वो ये मिलती है कि वो अपने तरीके से कंडीशंस नहीं रख सकता। लेकिन अगर आज की पद्धति को आप देखें या समय को देखें, तो ई कॉन्ट्रैक्ट जो है या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बोलूँ, आज के समय की जान है। क्योंकि जो युवावस्था में लोग-बाग हैं वो मार्केट जाना पसंद नहीं करते। हमारे पास ट्रैफ़िक बहुत है। दिल्ली के हालात आपको पता ही है, धुंध है और वातावरण बड़ा दूषित है। तो लोग बाग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पे ही सारे कार्य कर लें। तो उस अवस्था से अगर देखा जाए तो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो पहले नहीं थी। तो आप जो भी काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू और सामने कोई भी पार्टी अपने ऐप के थ्रू उसको स्वीकृति देगी तब वो बाध्य हो जाएँगे दोनों लोग बाग कार्य करने के लिए, तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाता है। थैंक यू सो मच सर। अ, आपने जब लेक्चर दिया था, जो आप प्रेज़ेंट कर रहे थे बहुत अच्छे से, तो एक आपने बात कही थी कम्युनिकेशन के बारे, कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक आप दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस रहती है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? बिकॉज़ ई कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे आपने एक और चीज़ बताई थी कि वो आई एग्री पे जब हम टिक कर देते हैं, तो इट इज़ लाइक वी आर बाइंडेड। तो हम आई एग्री का टर्म जब हम टिक कर देंगे, तो वो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ हमारा? इट इज़ लाइक वन वे कम्युनिकेशन काइंड ऑफ, कि इस तरीके से होता है ना कि बहुत हम अपने आप ही चीज़ें कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है हमसे कि हमें इंस्टाग्राम चलाना है तो वी हैव टू टिक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, जो हम आज के नहीं पढ़ते भी नहीं। और आपने बोला था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है उन टर्म्स एंड कंडीशन में। कुछ चीज़ें हम ऐसी टिक कर देते हैं उस चीज़, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों पे हम एग्री कर देते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है हम किस चीज़ पर टिक कर रहे हैं। तो उस कम्युनिकेशन में यहाँ पर क्या रोल रहता हाँ, मैडम मैं एक बात तो बहुत क्लियर करूँगा, कम्युनिकेशन का रोल पहले भी था, कम्युनिकेशन का रोल आज भी है और आने वाले वक़्त में भी रहेगा। कम्युनिकेशन पहले होता था जब व्यक्ति आपस में बात करते थे, जब संविदा बनाते थे, तो वो एक-दूसरे को बात करते थे, बताते थे अपनी बात। किसी को क्या चाहिए और किसी को क्या प्राप्ति होगी और क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो वो एक-दूसरे के आमने-सामने बैठ जाते थे। अगर हम आधुनिक युग में देखें, तो जो ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल बदल गया है।
उसका कारण ये है कि जितने भी आपको ई-कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं, जहाँ पर एक पार्टी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन तैयार कर लेती है, दूसरी पार्टी के पास कोई भी समय नहीं होता, ना कोई भी अनुमति होती है कि वो उसमें कोई भी रद्दो-बदल या फेर-बदल कर लें। यहाँ तो आपको वही स्वीकार करना पड़ेगा जो सामने वाली पार्टी आपको दे रही है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएँ, आपको टिकट खरीदना है, तो आप भारतीय रेल की टिकट खरीदेंगे तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि भैया इसमें कोई शेड्यूल में चेंज कर लो, टाइम में चेंज कर लो या ट्रेन आगे-पीछे कर लो। तो इसी तरह से जब आप हवाई यात्रा करेंगे तो जो कंपनी अपनी टिकट बनाते हैं, उनके जो रूट हैं, उसी के हिसाब से वो लोग जाएँगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से जो दूसरी वाली पार्टी है वो मजबूरीवश अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, लेकिन ये मजबूरी भी नहीं होती, मजबूरी कॉम्पिटिशन की है। उनको लगता है कि कॉम्पिटिशन के टाइम में कोई भी हमको गलत पैसे नहीं लेगा, इसलिए हम उसकी स्वीकृति दे दें। और कम्युनिकेशन यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे ही आप ऑनलाइन किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, जैसे उन्होंने आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताई, आपने उन्हें पढ़ा और आपके पास देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पहली बात। आपको अगर दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करनी है, तो वो जितने बजे फ्लाइट जाएगी, जिस भी कंपनी की जिसमें आप टिकट ले रहे हैं, आपको उतने ही बजे जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति विशेष के लिए ना तो वो टाइम बदलेंगे, ना ही वो अपना रूट बदलेंगे, ना ही वो कोई और चीज़ें बदलेंगे। इम्प्लाइडली आपको वो चीज़ फ़ॉलो करनी ही पड़ेगी। वो आपको फ़ॉलो करना ही पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो हम एक जनरल विल में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। तो एक किसी खास व्यक्ति के लिए हम इतनी बड़ी रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेट वो आपको बहुत पहले से कर देते हैं सारी चीज़ें। अब आपको ये देखना है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी पूरी हो रही है तो आप जाइए, नहीं हो रही है तो आप मना कर सकते हैं। वो कंपनी आपको बाध्य ये नहीं करेगी कि आपको यही काम करना है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी रहेगा, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे किसी को, एक कम्युनिकेशन का फॉर्म होता था रिटन। आप ओरल में भी जब जाते हैं तो वो एक एक्सप्रेस फॉर्म हो जाता है, क्योंकि जब आप स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन से मेरा मतलब है लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो कंपनी अपनी कंडीशंस ऑलरेडी लिख देती है। उनको आपको पढ़ना है। अब आपको पढ़ के लगता है कि हाँ ठीक है, तो आप चले जाइए, आपको लगता है नहीं जाना तो मत जाइए, कोई आपको बाध्य तो नहीं करेगा। आप ट्रेन से चले कंपनी की जाइए। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत लंबी होती हैं। तो कहीं-कहीं ऐसे होता है ना कि आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे भाग रहे हैं, तो वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। और आज के देश में जो मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो यंग जनरेशन। तो जनरेशन्स में अगर इतना गैप आ गया और जेन ज़ी लो हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन या किसी तरीके से कोई ऐसा शॉर्टकट जो हम ढूँढने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो पाती है या फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता आज के टाइम? क्या ज़रूरी इतनी क्या ज़रूरी है उसके अंदर और क्या इम्पोर्टेंस रहती है हमारी उस चीज़? हर पीढ़ी एक नया बदलाव लाती है अपने अंदर, और हर पीढ़ी को संयम अपने अंदर रखना पड़ेगा। अगर हम संयम नहीं रखेंगे, तो शायद हम कामों को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएँगे जितना करते हैं। कम्युनिकेशन का तो रोल इतना है कि आप एक शब्द भी अगर गलती से लगाना भूल गए, तो बात का मतलब बिगड़ते देर नहीं लगती है। तो जो नई जनरेशन है, उसको मेरा एक सुझाव ये है कि वो अपनी प्राइमरी सोर्सेज़ पे चीज़ों पे जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की नींव, ख़ास तौर पे पढ़ाई-लिखाई की नींव किताबों से पढ़ने से ही आती है। आप गूगल पे जाएँ या व्हाट्सएप पे जाएँ, आपको वो पूरा विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी, जो किताब के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में मूव करते हैं या कंपनी की कंडीशंस में जाते हैं, तो हम उसको कभी देखते ही नहीं हैं। हम तो बस उसकी क्लिकिंग वाले ऑप्शंस होते हैं, उनको टिक बॉक्सेस को येस करते रहते हैं। कभी हमारे ज़हन में ये बात आती नहीं है कि हम जो बुक्स बॉक्स टिक कर रहे हैं, उसको हम एक बार पढ़ें भी पहले क्या है। अगर आप देखें तो 100 में से 99 लोग आपको बिना पढ़े वो बॉक्सेस को टिक करते हुए चले जाएँगे। एक आदमी आपको जो पढ़ा हुआ लगेगा, जो उनको पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वो आपको ये बताएगा कि कंपनी आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब आप हवाई यात्रा करते हैं, तो एक इंश्योरेंस टिकट में जुड़ता है और उसका कीमत बहुत छोटा-सा होता है, मतलब मुश्किल से हार्डली 1% भी नहीं होगा। मान के चलो अगर कोई हवाई यात्रा की टिकट 5000 की है,
तो उसकी कॉस्टिंग करीबन ₹78 या ₹80 के आसपास है। हम में से कितने लोग उसको लेते हैं? हम में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेते ही नहीं है अपनी टिकट में, क्योंकि सस्ती हो जाएगी ऑनलाइन। लेकिन अगर उस टिकट को आप लेते हैं ना, तो आप ट्रैवल में आपके बैग्स वगैरह का इंश्योरेंस सबका उसके साथ हो जाता है। मान के चलिए कभी आपका बैग गुम हो गया या कुछ गुम हो गया, तो अब आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। कंपनी तो कोशिश करेगी आदान-प्रदान करने की, लेकिन अगर मान के चलिए कि वो बैग आपको नहीं मिला, तो वो जो इंश्योरेंस के आपने ₹80 भरे थे, उस ₹80 से आप अपना क्लेम कर सकते हैं पूरा। आपको कितना नुकसान हुआ वो सब बताएँगे तो कंपनी बाध्य हो जाएगी। वहीं लोग बाग ₹80 बचाने के चक्कर में अपना टैक्स का और अपना सेफ्टी को नहीं बढ़ाते। और वो जो टेक्स्ट छोटा-सा टेक्स्ट है वो हम पढ़ नहीं वो पाते। पढ़ नहीं पाते हम लोग की इंश्योरेंस फ्राइट चार्जेस जो उसके अंदर है। और दूसरा एक और चीज़ है कि हमको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। चाहे आप जेन ज़ी बने या आने वाली और फास्ट जनरेशन जितने भी आ जाएँ, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसी तरीके से समझदारी का सब्स्टिट्यूट ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको अच्छे से कर नहीं पाएँगे, और तब अच्छे से कर पाएँगे जब आप उसको समझेंगे। तो पढ़ना पड़ेगी, और कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है। एक पढ़ने से एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एक चीज़ बोली थी कि लॉ स्टूडेंट के लिए या किसी भी स्टूडेंट की पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो पढ़ने के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बेरेट का एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक लॉ स्टूडेंट को बेरेट की लैंग्वेज और उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार स्टूडेंट्स को ये मैसेज दें कि बेरेट को पढ़ना और उस बेरेट की लैंग्वेज को समझना उसमें क्या डिफरेंस है? एक तो बेरेट आप नॉर्मली चीज़ों को पढ़ते हो जैसे यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बुक बट बेरेट को पढ़ने का जो तरीका होता है, वो कैसे वो डेवलप करें? किस तरीके से बात करें? मैं प चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को एक बार बताइए। मैं विद्यार्थियों को बेरेट का इम्पोर्टेंस ये बताना चाहता हूँ कि जब हम बेरेट की बात करते हैं तो बेरेट का मतलब है कि असली कानून क्या है वो बेरेट में दे रखा है। और जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उसी कानून की व्याख्या उस बुक के अंदर दे रखी होती है। हमको अपने देश के अंदर कानून का इस्तेमाल करना है, और अगर हम कानून नहीं पढ़ेंगे तो हम व्याख्या को नहीं समझ सकते। बुक तो बेसिकली कमेंट्रीज होती हैं उन बेयर एक्ट्स की जो प्रोविजन दे रखे होते हैं। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी विद्यार्थियों को देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आता है, सेक्शन 2H हम लोग को कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब बेयर एक्ट ने आपको एक सेक्शन दिया, लेकिन इस सेक्शन के साथ अब बेयर एक्ट के कई सारे सेक्शन जुड़ रहे हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बनेगा। मैं अब आपको बता, सेक्शन 2A में जाएंगे तो आपको ऑफर का डेफिनेशन मिलेगा। सेक्शन 2B में जाएंगे तो आपको एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन मिलेगा। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे तब आपको एग्रीमेंट मिलेगा जो 2E के अंदर है। यानी कि अब 2A इस्तेमाल हो गया, 2B का इस्तेमाल हो गया, 2E का इस्तेमाल हो गया। अब इस डेफिनेशन को हम कॉन्ट्रैक्ट के आगे जाएं कि एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। अब सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हम लोग का कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बहुत क्लैरिटी है कि वो एग्रीमेंट्स जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेक्शन 10 में दे रखा है। यानी कि अब आप 2A 2B और 2E करके जा रहे हैं, साथ में अब आपको क्या करना है, सेक्शन 10 में जैसे रिक्वायरमेंट है कि पर्पस लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और कोई भी काम ऐसा नहीं हो जो देश के कानून के खिलाफ हो। अब आप जब तक ये सारी चीजें नहीं जोड़ेंगे आपके पास वैलिड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। यानी कि अब आपको अगर 2H में जाना है तो 2A प्लस 2B प्लस 2E प्लस सेक्शन 10 इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। ये बेयर एक्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बुक में कोई भी बुक आपको ये नहीं बताएगी कि ये 4 सेक्शन मिलाओगे आप तब जाके आपके पास एक वैलिड और वैध करार की एक डेफिनेशन आपके पास आएगी। तो ये बेयर एक्ट ही आपको सिखाएगा कि इंटरलिंकिंग कैसे होगा। बिना इंटरलिंकिंग हुए एक सेक्शन के साथ कितने सेक्शन जुड़े हुए हैं, वो बेयर एक्ट के साथ ही आता है। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट लॉ का ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें बेयर एक्ट है, तो अपनी कक्षा में लाएँ, प्लस उस बेयर एक्ट में अपने घर जाके उस बेयर एक्ट को ढंग से पढ़ें और कनेक्टिविटी करने की कोशिश करें। और साथ में ये देखें अगर कॉमा लग रहा है तो उसका क्या मतलब है, फुल स्टॉप लग रहा है तो क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन है बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन के अंदर तो उसका क्या मतलब है, और एक्सेप्शन है तो उसके अंदर क्या मतलब है। एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन अगर एक सेक्शन के अंदर है तो दे आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, हम उसको अलग नहीं कर सकते। और प्रोविज़ो भी अगर किसी सेक्शन के अंदर एडेड होता है तो वो प्रोविज़ो भी उस कानून का पार्ट बनता है। जब आप उन सब चीज़ों को ऐड करोगे तब आपके पास पूरा कानून आएगा। तो बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ही आवश्यक है।
अगर हमको अपने जीवन में कानून की अगर अच्छी जानकारी चाहिए, तब आपको बेरेट पढ़ना ही पड़ेगा और बेरेट पढ़ के किताब पढ़ें, तब आपको उस पूरी कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच सर। अगर अब हम बात करें एक और छोटा-सा सवाल, जैसे जेन ज़ी अगर हम बात करें, आजकल के बच्चों की बात करें, लव स्टोरीज़ की बात करें, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो जैसे अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ या मैं इंस्टाग्राम या स्नैपचैट की बात करूँ, तो व्हाट्सएप पे एक चीज़ आती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, चैट्स पे आती है कि योर चैट्स आर प्राइवेट, योर चैट्स आर सेफ, इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर टेक्स्ट। तो क्या ये सेफ है एक्चुअल में, या फिर हमारा जैसे आपने कहा था ना डेटा लीक हो जाता है, आपको वाईफ़ाई अपना बंद करना चाहिए, पब्लिक डेस्क का जो वाईफ़ाई है वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो क्या हमारा डेटा व्हाट्सएप के साथ सेफ है? अ, पहली बात तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ-बाप का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है किसी एक बच्चे के जीवन में। आजकल जो यंग जनरेशन है और जेन ज़ी की जो बात करें तो हमारे यहाँ तो कभी कोई जेन ज़ी रहा नहीं। ये नेपाल जैसी देश में हो सकता है जहाँ पे सभ्यता इस तरीके की नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आज भी पैरेंटल गाइडेंस पे रहते हैं। कितने भी बड़े हो जाएँ तो हमारे तो आज हम इतने बड़े हुए, हम कितनी बार अपने माता से और पिता से पिटे हैं। और हम लोग का जो कल्चर है देश का, भारतीय देश का कल्चर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया है। हमारे यहाँ पर ना हम आज भी संस्कृति को मानते हैं, सभ्यता को मानते हैं। नेपाल की संस्कृति और सभ्यता की बात करी जाए तो वो हिंदुस्तान के आस-पास कहीं पे भी नहीं है। तो जेन ज़ी जो शब्द है वो मैं नई अपनी पीढ़ी को नहीं दूँगा, रादर देन मैं उसकी जगह युवा भारत कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। और वो इसलिए कि अगर आप पॉपुलेशन का टोटल क्रक्स देखें इंडिया के अंदर तो 60% ऑफ यंग पीपल आर राइट नाउ इन इंडिया। दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ कंसीडर्ड टू बी अ यंग कंट्री। एंड And talking about WhatsApp, when we are talking about end-to-end encryption, it means that ki only the person who has sent the message and the person to whom it is sent, they will only have a knowledge with regard to that. But every company is taking care of what you are doing. Either it is a WhatsApp, either it is Facebook, either it is Instagram, or either it is any of the dating apps or any of the things. The moment when you purchase your Android phone or iPhone, you put up your email ID. The moment you give your email ID, you are giving one, or rather than you are giving them a free passage to enter into your life, and they will be looking for everything. अभी मैं आपको इसका छोटा एग्जांपल देता हूँ. Suppose you are looking for something to purchase on Flipkart. Take an example, you want to purchase an umbrella and you left that Facebook page open, or you don't purchase anything and you close that Facebook page or Flipkart page. Suddenly, then you open up your Facebook page. The first thing that you will witness on your Facebook page, you will be finding out the name of companies with umbrella and their prices. Yes, that happens a lot. How we get that? How who is such a wonderful creature knowing about our own intention that what we are doing 1 hour before? This means that there is a data piracy which is going on. These companies are selling out basically to their users that these are the people who are using it, put our ads there, and by the ads, Facebook is earning a lot of money. And companies have all datas, and whenever a requisition will come and whenever a police is going to do for that, they are going to open up everything. So we don't say that company does not know anything. There are certain laws in India under cybercrime where if police ask with regard to any of the chattings, then the companies are bound to give those chattings which are being deleted by the people also. They have every data. एक्चुअली नथिंग इज़ बीन डिलीटेड। अगर Nothing has been deleted. आपकी साइड से कुछ डिलीट भी हो गया, डिलीट फॉर एवरीवन हो गया, तो नथिंग इज़ बीन Nothing has been deleted. एवरीथिंग इज़ It is basically under a dustbin of a company where they keep each and everything of yours, because they are not aware about ki whenever it be needed. They are keeping it up, and that is why most of the time if you look into that, your data has been already with the companies. There are, you see, there are so many phone calls comes to you with regard to loan department, with regard to real estate companies. How they get your phone numbers? Did you ever contacted to those people? आपने कभी उन कंपनीज के पास गए तक नहीं हो गए आप लोग? वो कहाँ से लेते हैं? आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहाँ पर आपके फोन नंबर्स हैं. These are being sold to those people, and it's a very huge business, I tell you. It's a very huge business. How Facebook earns a lot of money.
how they start earning money, because they transfer the data basically to those people, and there is a interminglation. Meta is now been there, Facebook they are using, now they are under the WhatsApp also. So there is a correlation of data among them. On one side they are taking it, and other side they are giving it up. So nothing is protected, and it is up to us not to disclose any confidential informations which are there on the social media, and only then we can save ourselves. Otherwise your data is right now not. डाटा की अगर हम बात करें, थैंक यू सो मच फॉर दैट इनसाइट। डाटा की अगर हम बात करें, तो आपने डिजिलॉकर की बात की थी कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू कवर नहीं होती है। तो क्या जब डिजिलॉकर पे जब हम अपने पर्सनल डेटाबेस या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जब हम अपलोड करते हैं, आपने कहा था कि अगर आपके पास फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यू कैन ओपन अप डिजिलॉकर और आप उस पे अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, वो भी वैलिड माने जाते हैं। तो क्या डिजिलॉकर सेफ है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ? या फिर वो भी बिल्कुल ऐसी ही कोई अनसेफ या फिर अनप्रोटेक्ट या फिर लाइक नथिंग इज़ प्रोटेक्टेड, सब कुछ ओपन में ही है हमारा। क्या हमारा डाटा जो गवर्नमेंट को हमने प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक वेदर इट इज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड और योर बैंक डिटेल या चेक बुक और 10th या 12th मार्कशीट, एवरीथिंग, तो इज़ इट दैट सेफ? मैं आपको बताऊँ, डिजी लॉकर जो है एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो वो डिजिटल पर्स है आपका। वो गवर्नमेंट ने इसलिए वैध किया, जैसे अब आपके ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आरसी होगी, आपके परचेज़ टिकट्स होंगे, आपका लाइसेंस होगा। चलो गाड़ी वाला तो अपने व्हीकल में वो कहीं पे भी रख सकते, लेकिन जब कोई आदमी टू व्हीलर चला रहा होगा तो वो ओरिजिनल कागज़ हर समय अपने उसमें अगर रखेगा व्हीकल में, तो उसके लिए एक सेफ नहीं है, कोई भी चुरा सकता है। तो सरकार ने डिजी लॉकर इसलिए दिया, उसके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन है। वो उसी व्यक्ति से वो सरकार इसलिए कहती है कि वो डाटा आप उसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो, और उसको वैध इसलिए बनाया गया ताकि जो टू व्हीलर पे या और व्हीकल पे लोग बाग ओरिजिनल व्हीकल्स नहीं रख सकते, अपने ओरिजिनल कागज़ नहीं रख सकते, वो वहाँ पर उसको पीडीएफ फॉर्म में बना के उसको वहाँ डाउनलोड कर लें, और उसका ऑथेंटिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो चुका है। इसलिए उसको वैध बनाया, क्योंकि ये समस्या हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही। जैसे मान के चलिए मेरी मार्कशीट्स है, अब मैं हर समय अपनी मार्कशीट अपने साथ ओरिजिनल लेके नहीं चल सकता। कोई मेरा इंटरव्यू है, अब मैंने वो मार्कशीट अपनी डिजी लॉकर में रख ली, और मान के चलिए मेरी उस इंटरव्यू में मैं पास हो गया। फिर मेरे को वो मार्कशीट एक बार लाके वहाँ दिखाना आसान हो जाएगा, जो मैंने उनको वहाँ दिया है वो मेरी ओरिजिनल है या नहीं। इससे अगर आप देखें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। ये तो एक समस्या का समाधान, और इसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक और समस्या का समाधान करा था, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी था तो मैं जब भी फॉर्म भरता था तो मुझे हर बार जो है एक अधिकारी से फॉर्म्स और सारा डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कराने पड़ते थे। तो सेल्फ अटेस्टेशन की जो प्रक्रिया आई थी कि स्वयं जो विद्यार्थी है वो उसको सेल्फ अटेस्टेड करे कि वो जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहा है, इससे हमारा समय भी बचा है, और हमें बार-बार उस अधिकारी के पास भी चक्कर नहीं काटने पड़े कि भई हमारे डॉक्यूमेंट ऑथर, और हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके दिखाने पड़ रहे हैं उसको। ये ज़िम्मेदारी आपको दी। इसी प्रकार से सरकार ने डिजी लॉकर का इन्वेंशन करा कि आपको जो लगे, जो महत्वपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सारे मत रखो। वो क सरकार कभी नहीं कहती। सरकार केवल कहती है वो डॉक्यूमेंटेशन आप बैंक की पासबुक बिल्कुल मत रखिए। आधार आप पैन कार्ड को कभी उसके अंदर मत रखिए, अपना नंबर मत दीजिए। कभी भी आप उसके अंदर अपने एटीएम कार्ड्स को मत रखिए, वो बिल्कुल मत रखिए। आप केवल उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स रखिए जो आपके व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरी हैं, जो आपको लगता है कि मुझे कभी आवश्यकता पड़ सकती है। ड्राइविंग के जैसे कागज़ रखिए। मैक्सिमम आपको हिंदुस्तानी लोग बाग डिजी लॉकर में आपको अपनी आरसी लेके मिलेंगे। अपना लाइसेंस लेके मिलेंगे, क्योंकि वो एक बड़ी समस्या का समाधान के रूप में आई थी। वो ये नहीं कह रही कि मैं सारी समस्या का समाधान कर रहा हूँ। वहाँ पर भी लिमिटेशंस है, वो सरकार आपसे ये नहीं कहती कि आप सब करो। बस केवल एक चीज़ है कि उसको सरकार ने अलाउड कर दिया। आप जितने भी एडमिशन्स में जाएँगे, आपको डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट अगर सबमिटेड है तो वो वैध माना जाता है। बाद में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना ही होना है। ऐसा नहीं है नहीं होना, लेकिन कुछ समय के लिए उसको वैलिड कर दिया। तो डिजी लॉकर एक एक बड़ी समस्या के समाधान के रूप में आया कि ट्रैफिक वाले अपनी मनचाही ना कर सकें कि हर समय आदमी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही चल रहा, तो वो उसमें दिखा दें, इसलिए स्वीकृति। तो इससे बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ, और ये सेफ भी है। लेकिन डिजी लॉकर की कोई गाइडलाइन नहीं है ये। और मैं आपको इसी लॉकर से आपने मेरे को संबंधित किया, तो मैं अब आपको इसको बैंक लॉकर के साथ और जोड़ दूँ। बैंक लॉकर के रूल्स भी गवर्नमेंट ने बहुत बदल दिए। अब बैंक लॉकर में आप एज़ ए कस्टमर नहीं है वहाँ पर उनके लिए, आप वो लैंडलॉर्ड हैं और आप टेनेंट हैं। आप उसके अंदर क्या सामान रख रहे हैं लॉकर के अंदर, उनको इससे मतलब नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि ये ज़िम्मेदारी अब आपकी, हम तो केवल आपसे रेंट लेते हैं, और रेंट के बदले में हम आपका सामान सुरक्षित रख रहे हैं। अगर आप कल को इसमें से कोई चोरी होती है,
इसका आप इंश्योरेंस कराइए। हम आपको वो सब सामान नहीं देंगे जो आप हमको लिख के देंगे। आप जो भी सामान अपने बैंक लॉकर में रख रहे हैं उसका आप ऑथेंटिकेशन कराइए, अपना आप इंश्योरेंस कराइए। हमारी ज़िम्मेदारी तो केवल मकान मालिक वाली है। हम तो बस देखेंगे उसके अंदर क्या है, हमें ये नहीं पता आपने उसके अंदर क्या रखा है। और मान के चलो चोरी होता है और उसके अंदर कुछ नहीं तो और आप पहुँचता है, तो ये वो आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी। तो इसी तरीके से डिजी लॉकर को भी गवर्नमेंट ने कर दिया, आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी सँभालिए। हम तो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच। ई-कॉन्ट्रैक्ट्स लाइफ में इतने ज़रूरी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, आजकल की टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इस सब चीज़ों से हमें सर ने अवगत कराया है। तो सर मैं आपसे एक लास्ट बात पूछना चाहूँगी कि क्या आप कोई एक ऐसा मैसेज जो देना चाहेंगे, जो हमारी जनता तक पहुँचे और वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको लगता है कि आज के समय में जानना बहुत ज़रूरी है? आज के बच्चों को या हमारी बाकी सारी जनता को? जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं अभी से हमारे माता-पिता अगर किसी चीज़ को देखें या हम लोग या फिर हमारी जो यंग जनरेशन जैसे आपने कहा हमारा युवा अगर देख रहा है तो उसको अगर आप कोई मैसेज देना चाहे रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर हमारे डिजिटल ऐप्स या फिर सोशल मीडिया एनीथिंग। मैम मेरे पास 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम केवाईसी अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो मेरा सभी भारतीय वासियों से एक निवेदन है कि आप सपोज़ करिए आपको कोई मोबाइल नंबर लेना है, तो आप उस आधार कार्ड के नीचे ये लिखें कि दिस आधार कार्ड विल ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग मोबाइल नंबर एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। इसका मतलब है आप जहाँ पर अपनी आईडी दे रहे हैं, उसमें नीचे एक लाइन लिखें अवश्य कि ये आईडी का इस्तेमाल केवल और केवल इस पर्पस के लिए होगा जिसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसके अन्यथा अगर इस आईडी का इस्तेमाल हुआ, तो वो अनुचित होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन इश्यू कर चुका है। दूसरा, किसी को भी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड आप कभी शेयर मत करिए, क्योंकि आप किसी को भी आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से आपने उसे अपनी प्राइवेसी इसके बारे में दे दिया। वो उन कागज़ों को इस्तेमाल करके कहीं पर भी कोई भी नोटिफ़िकेशन ले सकता है। दूसरा भी हाल-फिलहाल में मैंने संचार साथी ऐप के बारे में जाना है। हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारी आईडी पे कितने सारे मोबाइल फ़ोन नंबर चल रहे हैं। तो संचार साथी एक ऐप है, जहाँ पर जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल आईडी पे कितने नंबर चल रहे हैं। मान के चलिए मैं मेरे न आईडी पर 2 नंबर और चल रहे हैं। जो नंबर मैं चला रहा हूँ और जो 2 नंबर मैं नहीं चला रहा, उन 2 नंबर की कंप्लेंट मैं उस संचार साथी ऐप पे करूँ ताकि वो पायरेसीज़ खत्म हो और फ़ाल्सिफ़िकेशन जो हो रखा है वो खत्म हो। और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात ये है कि डरना नहीं है, समझना है चीज़ों को और आगे बढ़ना है। नई जनरेशन के साथ मैं ज़रूर एक चीज़ कहूँगा, आप होश के साथ और जोश के साथ दोनों के साथ काम करें, केवल जोश के साथ काम नहीं होता और आपको पढ़ना पड़ेगा। इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप खुद भी गाइड हो और दूसरों के लिए भी गाइड बनें। उन लोगों को जिनके बारे में ये चीज़ें नहीं पता, उन सबको इस चीज़ों के बारे में अवगत कराएँ, क्योंकि डिजिटल एज में अगर चलना है तो आप लोग को साथ चलना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मैं आशा करती हूँ कि हमारी जनता को जितनी नॉलेज थी वो उतनी मिल गई हो और बाकी जितनी भी है प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। हम आपकी बातों का जवाब देना और आपके सवालों का जवाब ढूँढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं काज़ी मुनीर आपसे सभी का धन्यवाद करती हूँ। लीगल डेस्क एट जीनाज़ा की तरफ से थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक